बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या दूसरा आप कह लीजिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, और इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उसमें हम जनरल एंट्रीज भी देखेंगे और बाकी जो चेंजेस जो हैं वो रिवोल्यूशन अकाउंट में, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में होती है, वो भी हम देखेंगे। तो अब इसमें पिछली वीडियो आपने देख ली होनी जिसके अंदर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बताया गया था और उसकी एग्जांपल्स थी। इसके अंदर जो है वो अब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है। क्या है, कैसे है, कुछ डिफरेंस हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब वैल्यूज़ नया जब पार्टनर आ रहा है, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने की वजह से जो चेंजेस आएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो, मतलब जो भी कंसर्न एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं उसी में अगर आप उनमें चेंजेस कर दें, मतलब उनकी जर्नल एंट्रीज भी हों, उनका लेजर भी बने, उनके ट्रायल बैलेंस में भी चेंजेस आए, उसकी बैलेंस शीट में भी चेंजेस आए, तो फिर वो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर पार्टनर्स ये कहें कि नहीं, जो ओल्ड एसेट्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ बैलेंस शीट में आ रही हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, अनएल्टर्ड रहनी चाहिए, उनमें चेंज नहीं आना चाहिए, तो उस केस में फिर हम ये करते हैं कि हम मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो इस अकाउंट के अंदर जो है वो उस चेंज को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको प्रोसीड किया जाता है। तो आइए हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी देखते हैं इसको। पहला पॉइंट जो कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक तरह की डेफिनेशन है। तो देखिए कि बात क्या कर रहा है कि व्हेन द पार्टनर्स विश to keep the old values of assets and liabilities unaltered। अगर वो जो पार्टनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वो अनएल्टर्ड रहें, उनमें कोई चेंजेस ना आए इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, यानी जो नई फर्म है उसकी जो न्यू बुक्स होंगी उसके अंदर, देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो फिर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मतलब अगर वो, इन शॉर्ट, कि अगर एक पार्टनर के इन होने की वजह से, अगर कोई पार्टनर इन होता है, क्योंकि एडमिशन का चैप्टर है तो हम इसमें ये कहेंगे कि एक पार्टनर के इन होने की वजह से पहले वाले पार्टनर्स या सारे मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि एसेट्स में जो चेंज आ रहा है, लाइबिलिटीज़ में जो चेंज आ रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, वो हमने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करना है उसको, उन वैल्यूज़ को अनएल्टर्ड रखना है, अनचेंज्ड रखना है। तो उस केस में हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आगे इस वीडियो में हम इसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज़ करेंगे MRA। ठीक है, तो MRA हम वर्ड यूज़ करेंगे कि MRA जो है उसके अंदर हम MRA बनाएंगे। और ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब आप चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये समझ लग गया कि मतलब एसेट लाइबिलिटीज़ का अगर जो चेंज है, अगर वो एसेट लाइबिलिटीज़ में ना किया जाए, यानी बैलेंस शीट में उसकी रिफ्लेक्शन ना हो, तो उसके लिए MRA बनाया जाता है। ये हो गया शॉर्ट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन केस ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि MRA, द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो वो बुक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। रिकॉर्डेड जो चेंज्ड वैल्यूज़ हैं, नई जो वैल्यू हैं, वो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। और टॉपिक भी हमारा ऑब्वियसली यही है कि रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो जब वो रिकॉर्ड नहीं होगी तो तभी तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अब होगा कैसे कैसे। अब हमारे पास, हमें पता है कि या तो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, तो जब चेंज आएगा तो फिर चेंज चार बन जाएंगे। टोटल हेड है दो, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो अब उनमें चेंज के हिसाब से देखें तो चार बन जाएंगे। मतलब या तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा, दो हो गए, या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो या कम होगी। तो दो लाइबिलिटी के, दो एसेट के, तो चार पॉइंट्स हैं। अब उसमें आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। अब चूंकि जब हमने ट्रांसफर करना है तो जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर होता है उसकी उसके ऑपोजिट होता है दूसरा वाला अकाउंट। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता हूँ कि एसेट डेबिट हो रहा है तो उसके जो रेस्पेक्टिव अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अकाउंट के अंदर, तो अगर एसेट डेबिट हो रहा है तो जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा होगा,
वो क्रेडिट हो रहा होगा। बात समझ आ रही है ये वाली, कि अगर कोई अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसका बैलेंस, और हम उस अकाउंट को अगर डेबिट कर रहे हैं एंट्री में, तो ऑब्वियसली जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है वो डेबिट तो नहीं ना हो रहा, वो तो क्रेडिट हो रहा है। डन। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है। अब हमें बेसिक पता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। तो लाइबिलिटी का कम होना और एसेट का बढ़ना डेबिट है, तो जब जिस अकाउंट में ये जाएंगे वो फिर क्रेडिट हो जाएगा। ये वो वाला पॉइंट है कि इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, यानी अगर एसेट बढ़ता है या लाइबिलिटीज कम होती हैं तो आर टू बी क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट होंगे टू एमआरए, यानी मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में वो क्रेडिट में, यानी मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसकी वजह से। हम ये कह सकते हैं आर टू बी क्रेडिटेड एमआरए या मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, जो एमआरए होगा वुड बी क्रेडिटेड। अब यहाँ पे ना बिल्कुल बनती नहीं कन्फ्यूजन, लेकिन बाज दफ़ा वो पहली दफ़ा जब चीज़ को किया जाता है तो उसमें सम टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है जी इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, तो वो यहाँ लगता है अच्छा इंक्रीज इन एसेट डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है। ये एक शुरू में आ सकता है, हालांकि जिनको समझ लगी उनको लग गई होगी समझ कि इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। तो हम एसेट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं एमआरए की, जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट ऑब्वियसली डेबिट है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी बिल्कुल डेबिट है, लेकिन वो लाइबिलिटी और एसेट डेबिट हो रहे हैं, तो जिन अकाउंट में जा रहा है वो तो क्रेडिट होगा ना। इसलिए लिखा हुआ है कि क्रेडिटेड टू एमआरए, वो एमआरए जो अकाउंट है, जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है, वो क्रेडिट होगा। मतलब जब हम मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे होंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इन शॉर्ट ये बात आपको समझ लगी होगी। ये अगर पॉइंट समझ लग गया तो दूसरे वाला आप उसके ऑपोजिट है। अब आपको पता है कि डिक्रीज इन एसेट, एसेट अगर कम होता है तो ऑब्वियसली एसेट क्रेडिट होता है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ये तो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसफर करेंगे एमआरए में तो एमआरए क्या होगा, डेबिट होगा। तो डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर टू बी डेबिटेड टू एमआरए, तो वो एमआरए में डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक ये बात होगी। ओके जी, एंड द नेक्स्ट इज, ये दोनों पॉइंट हमें लग गए होंगे ना। तो मतलब जब हम एमआरए बना रहे होंगे तो जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है उसकी जो डेबिट साइड है उस पे वो आइटम लिखे जाएंगे जो कि एसेट जो है वो कम हो रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो उसकी डेबिट साइड पे आ जाएंगे। और अगर आपके पास, और इसकी क्रेडिट साइड पे वो आइटम आएंगे जिसमें एसेट जो है एसेट इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा, जब हम बनाएंगे तो आपको समझ भी लग जाएगी ये वाली चीज़। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। जर्नल एंट्री नहीं होती, ऑब्वियसली जर्नल एंट्री जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ मेमोरेंडम बना रहे हैं। और अगर हम जर्नल एंट्री कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नल एंट्री भी कर देते हैं इसकी, तो फिर तो उस एसेट में चेंज आ जाएगा। अगर पूरी एंट्री हम कर देते तो फिर तो एसेट में चेंज आ जाएगा, और जब एसेट में आएगा तो फिर जब उसका अकाउंट बनेगा तो फिर उसमें भी चेंज आ जाएगा, और जब उसका अकाउंट बनेगा उसमें चेंज आएगा तो फिर इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनेगी तो फिर उसमें भी चेंज आ जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस बनेगी उसमें चेंज आएगा तो इसका मतलब फिर जो बैलेंस शीट होगी फिर उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो फिर चेंज तो हो गया, और चेंज तो हमें करना नहीं है क्योंकि हम एमआरए बना रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है इसकी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। अब जर्नल एंट्री कौन सी, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कहते हैं जी फर्नीचर है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एसेट है और वो बड़ा है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर बड़ा है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 500 से बड़ा है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, यही करेंगे। क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। लेकिन मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के, यानी जो अकाउंट है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट उसको लिख दिया जाएगा फर्नीचर के रेफरेंस से। तो इससे फिर एक जो चीज़ है वो डबल एंट्री सिस्टम वाली वो मिस हो जाती है। मतलब देखो कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन फर्नीचर उसने डेबिट होना था, वो डेबिट नहीं हुआ, तो डेबिट साइड तो मिसिंग होगी। तो जब डेबिट साइड मिस होगी तो डबल एंट्री सिस्टम तो पूरा ही ना हुआ, तो ये तो बन गया सिंगल एंट्री सिस्टम। अब उस चीज़ को करने के लिए हम फिर एक और ट्रीटमेंट एंड पे करते हैं इसी मेमोरेंडम के अंदर, जिसको हम बाज़ दफ़ा जब वीडियोस कुछ
इसमें बनाया जाता है तो उसको हम ये कह देते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। सही, ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो उसमें आपको समझ लगेगी। तो मतलब एक चीज़ समझ लगी आपको कि उसका अगर जो डेबिट पार्ट है जो कि एसेट ने डेबिट होना था और वो हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ ने क्रेडिट होना था और हमने क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट साइड शॉर्ट हो जाएगी। सही, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, वो आगे इसका पॉइंट लिखा हुआ है, फिर उसकी तरफ चलते हैं। अब ये एक चीज़ समझ लगी कि नो जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज यानी एसेट के इंक्रीज डिक्रीज की कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेमोरेंडम के अंदर ट्रांसफर होकर उसके प्रॉफिट्स की होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या उसकी जो हम रिवर्स करते हैं जिसको हम पार्ट बी कहते हैं उसकी एंट्रीज होनी है। अब ये बात आपको समझ नहीं लगी होनी, आखिरी वाली, खैर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नेक्स्ट है जी, नो रिकॉर्ड ऑफ सच अल्टरेशन इज पास थ्रू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। बहुत सिंपल है, अगर जनरल एंट्री नहीं हुई है तो ऑब्वियसली रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में भी नहीं जाएगा, उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर जनरल एंट्री में नहीं आया है तो लेजर में भी नहीं आएगा। लो ठीक हो गया। अब उसके बाद है द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन, यानी अब जब हम ये बना लेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे तो उसकी हमने कुछ चीज़ें डेबिट साइड पे लिखी, कुछ चीज़ें हमने क्रेडिट साइड पे लिखी, तो उनके लिखने की वजह से अब हम उनका टोटल करेंगे, डेबिट साइड को टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, तो हम डिफरेंस लेंगे। अब क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है, प्रॉफिट आ सकता है, डेबिट साइड ज़्यादा हो सकती है, लॉस आ सकता है, उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवोल्यूशन। वो कहता है इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो। तो जो रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस है रिवोल्यूशन के ऊपर, उसको क्लोज कर दिया जाता है बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो। उसको ओल्ड शेयरिंग रेशो के अंदर जो है वो हम उनके अकाउंट्स में कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब जो ट्रांसफर है ना, ये या तो उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे या उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो फिर उनके अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो हो जाएंगे क्रेडिट, और अगर हो गया उसके ऊपर लॉस तो फिर उनके अकाउंट्स हो जाएंगे, यानी कैपिटल अकाउंट्स हो जाएंगे डेबिट। सही, ये है उसका, यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें ओल्ड पार्टनर, ये पार्ट ए है यानी उसका रिवोल्यूशन का, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का, जिसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा एक्चुअल में यही प्रॉफिट या लॉस है, ये हम उनके अकाउंट को ओल्ड रेशो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सही, और जैसे मैंने कहा था कि डबल एंट्री मिस हो जाती है अगर आप उसकी जनरल एंट्री नहीं करते, ये वाली जनरल एंट्री नहीं करते और लेजर अकाउंट नहीं बनते, तो फिर उसका एक पार्ट मिस हो जाता है डेबिट या क्रेडिट, तो फिर उसमें डबल एंट्री का तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर क्या करेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपने फॉर एग्जांपल डेबिट कर दिया और उसकी जगह जो क्रेडिट होना था वो हुआ नहीं, तो उसके लिए फर्क तो पड़ेगा। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो वो ये आखिरी पॉइंट है इसका कि टू कंप्लीट द डबल एंट्रीज इन एमआरए आर रिवर्स्ड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, जो नया आया है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ लगी कि नहीं लगी हुई समझ कि जब हमने डबल एंट्री को कंप्लीट करना है, ऑब्वियसली एक पार्ट मिस हो गया, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट को पहले किया है डेबिट फॉर एग्जांपल, तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो मेमोरेंडम एक बार सपोज कि वो डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, तो मेमोरेंडम के बीच में से कैंसिल हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गई, कैपिटल्स में उसका इम्पैक्ट भी चला गया। अब जो अगर मेमोरेंडम डेबिट हुआ था, अब उसको क्रेडिट भी उसकी जगह ऑब्वियसली एक आइटम में क्रेडिट होना था, वो नहीं हो रहा था, अब हम उसी मेमोरेंडम को क्रेडिट करेंगे तो कैंसिल हो जाओगे इम्पैक्ट, और जो उसका इम्पैक्ट था वो उनके कैपिटल्स में चला जाएगा। अब ये जब तक हम इसकी प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक ये बात शायद आपको समझ ना लाए, लेकिन आप ये पॉइंट्स को जहन में रखें, और अगली नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसके ऊपर है, एग्जाम्पल के ऊपर, वो देखने के बाद फिर आप इन पॉइंट्स पर आइएगा, फिर आपको ये ऐसे फट समझ आएंगे ये, और ये लास्ट वाला तो खास तौर पर। सही, तो लो जी, बस ये वीडियो है, और इसके अंदर अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर करो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आपको डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में आप हमें लिख सकते हैं, हम ज़रूर साथ साथ आपको जो है वो आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।